ठीक, देखिए नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये देखने के पढ़ना क्या क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समरी, आप लोगों को पहले ही दे देते हैं, एनसीईआरटी वाले अच्छे लोग हैं। ग्रोथ के बारे में पढ़ना है कि ग्रोथ क्या होती है, फिर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है, फिर डेवलपमेंट क्या होता है और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे। फिलहाल सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या होती है। देखिए आप लोगों ने ग्रोथ के बारे में पढ़ा ही है। प्लांट जब शुरू होता है, प्लांट कोई भी प्लांट है, तो प्लांट शुरू कहां से होगा? एक सीड से शुरू होगा। प्लांट कहां से शुरू होगा? एक सीड से शुरू होगा। फिर वो छोटा छोटा से, इसमें बीज लगा ही हुआ है, बीज के अंदर से वो निकलेगा हल्का सा, वो सीडलिंग कहलाएगा। फिर उसमें से एक छोटी सी पत्ती निकल जाएगी, वो प्लांटलेट हो जाएगी। फिर उससे मैच्योर प्लांट बन जाएगा। ये पूरा लाइफ साइकिल, मैच्योर प्लांट में फिर सीड बन जाएगा और सीड से फिर यही पूरा चलता रहेगा। तो सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट और फिर मैच्योर प्लांट। आप इनसे अवेयर हैं इन टर्म से पहले ही, लेकिन अभी हमने फिर से अवेयर कर दिया। तो छोटा सा है एक बीज, बीज को जब आप पानी में डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? स्प्राउट निकल जाता है। वो क्या हो गया? सीडलिंग हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उसे हम बो देते हैं तो उसमें से एक हल्के से ऊपर की तरफ निकलता है और उससे एक पत्ती निकल आई, वो हाँ, उसमें क्या है? प्लांटलेट हो गया। और फिर उसके बाद मैच्योर प्लांट बनता है। क्लियर हो गई बात या नहीं? यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक, अब बात करते हैं आगे की कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा तब फिर क्या होगा? प्लांट जो है धीरे धीरे जब ग्रो करेगा तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएंगे और प्लांट आगे की तरफ बढ़ेगा। It is essential and sufficient to know that the development of mature plant from zygote, एक सेल से बन रहा है। आपको पता है कि आप लोगों ने जो टिश्यूज पढ़े थे, तो एक जाइगोट था फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर इस जाइगोट में डिवीजन होते थे और डिवीजन के बाद फिर इसमें कार्टिलेडन वगैरह बनता था, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, और फिर आगे ये डेवलप कर जाता था। ठीक है, यही तो बातें होती थी। फिर इसमें प्लूम्यूल, रेडिकल, ये सारे बनते थे और ये पूरा एक प्लांट बन जाता था। वही बात इन्होंने कही है कि एक सेल, उस एक सेल में क्या हो रहा है? डिवीजन हुई, सेल डिवीजन हुआ। तो सेल में डिवीजन हुआ और डिवीजन के बाद सेल्स ढेर सारी बनना शुरू हुई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से सेल्स बनना शुरू हुई। फिर ये सेल्स क्या करती हैं? कुछ सेल में डी डिफरेंशिएट हो जाती हैं। अब ये क्या है? ऐसी सेल जो लगातार डिवाइड हो रही थी उन्हें क्या कहते थे हम? मेरिस्टेमेटिक सेल। और मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं प्लांट में अलग अलग रीजन पे मिलती हैं। अगर एपिकल टिप पे मिलती है तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल साइड में मिलती है तो लेटरल मेरिस्टेम, और रूट कैप के ऊपर जस्ट मिलती है, नहीं बीच बीच में मिलती है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, 3 तरीके के मेरिस्टेम आपके जनरली होते हैं। जनरली हमने बताया, वरना हम तो प्लांट टिश्यू जब पूरा बताए थे उसमें सारी चीजें बताई हैं। हाँ, ये बताया था कैम्बियम और कॉप कैम्बियम आपका जो है ये लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इनमें लगातार डिवीजन की प्रॉपर्टी है, ये लगातार डिवाइड होती रहेंगी। तो अगर सारी डिवाइड होती रहेंगी तो फिर प्लांट तो सिर्फ डिवीजन का ही काम करेगा, उसमें प्लांट तो बनेगा नहीं। तो प्लांट क्या करता है? कुछ सेल्स को अपना कहता है कि तुम अब रुक जाओ, तुम स्पेसिफिकेशन पे जाओ, यानी कि तुम रूट बनाओ, तुम लीफ बनाओ, तुम स्टेम बनाओ, तुम अलग अलग काम करो, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ो, मैं डिवाइड करता रहूंगा और नई सेल इसमें जोड़ता रहूंगा। यानी कि कुछ सेल जो है वो इन्हीं में से परमानेंट हो जाती हैं, है ना? कुछ सेल कैसी हो गई? परमानेंट हो गई। और कुछ कैसी रह गई? मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, कुछ सेल कैसी होगी? मेरिस्टेमेटिक, यानी लगातार डिवाइड करेंगी। कुछ कैसी होगी इसमें से? परमानेंट। यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने अपने आप को बदल दिया, अपनी जो डिवीजन की प्रॉपर्टी थी वो बदल दी। अब वो परसिस्ट करेंगे, स्टैंड बाई पे आ गई कि नहीं अब मैं डिवाइड नहीं करूंगी, तो डी डिफरेंशिएट हो गई ना। तो ये परमानेंट मेरिस्टेमेटिक से जो परमानेंट टिश्यू बने वो कैसे बने? डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, डिफरेंशिएशन। समझ में आ गई बात है नहीं? इसके बाद कभी कभी प्लांट में फिर तुम गए, तुमने प्लांट की एक पत्ती तोड़ ली। अब जब पत्ती तोड़ ली तो प्लांट को दूसरी पत्ती बनाना पड़ेगी। हाँ, तब ये परमानेंट टिश्यूज के कुछ पार्ट जो है वो फिर डी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से ये एक नई मेरिस्टेमेटिक में चले जाएंगे। तो उसे कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएट थे, उसके बाद ये परमानेंट हुए, उसके बाद क्या होंगे? ये डी डिफरेंशिएट हो जाएंगे, यानी वापस चले गए मेरिस्टेमेटिक में और फिर डिवाइड करके और फिर अपने आप को परमानेंट की तरफ ले जाएंगे, फिर री डिफरेंशिएट हो गए। समझ में आई बात या नहीं?
तो डिफरेंशिएशन, फिर डी डिफरेंशिएशन फिर और फिर री डिफरेंशिएशन। क्लियर है मेरी बात? 3 स्टेप में ये काम पूरा हो रहा है। इसी तरीके से प्लांट पूरा बन जाता है। अब प्लांट की इसी तरीके से जो ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ अब 2 चीजों पे देखेंगे। एक तो तुम्हारी ग्रोथ है एनिमल्स की, और एक प्लांट की ग्रोथ है। जो प्लांट की ग्रोथ है, वो प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है? वो लगातार हो रही है, इनडिटर्मिनेट है। क्या प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है? हाँ, प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है, यानी उसकी लंबाई वगैरह चलती रहती है। लेकिन प्लांट के कुछ चीजों की ग्रोथ डिटर्मिनेट है। जैसे एक फल बन गया, अब फल ये तो है नहीं कि बड़ा होता चला जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हाँ, लीफ हो गई, वो भी छोटी सी रहेगी, वो भी अपने लीफ का शेप ये थोड़ी है कि भाई इतनी बड़ी लीफ हो जाएगी, अमरूद में पपीते के जितनी लीफ आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या है, ये कुछ लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। लेकिन अगर स्टेम की बात करो, वो लंबा चलता चला जाएगा, ब्रांचेस हैं, यस, रूट्स हैं, ये लगातार, तो इनकी इनडिटर्मिनेट है ग्रोथ। समझ में आई बात या नहीं? अब यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपका ये एक छोटा सा सीड था, इस सीड से सीडलिंग बन रहा है, ये सीडलिंग है, फिर आपका प्लांटलेट बना और फिर ये प्लांट बन गया। क्लियर? जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग दिख रहा है, ये सीडलिंग से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ को हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड, ये देखिए ग्रोथ की डेफिनेशन यहां दी होगी। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड। देखिए आपने क्या कहा कि साहब आजकल जो है वो मूवीज वगैरह में एब्स वगैरह दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो ऊपर से एक लगा दिया है उन्होंने प्लास्टिक का, वो एब्स बने हुए हैं, आपने ऊपर से चिपका दिया, ऐसे ही हाथ के ऊपर दिखा दिया। तो क्या हो रहा है कि हाथ के ऊपर से चिपका रहे हो अगर, तो ऊपर से चिपकाने का मतलब क्या है, ये भी तो एक तरीके की ग्रोथ हुई, लेकिन फिर से हटा दिया, फिर हाँ, तो ये टेम्परेरी है, ये तो रिवर्सिबल हो गई ना, यानी जब हटा दिया तो वापस वही चीज आ गई। ग्रोथ जब लिविंग के ऊपर आते हैं, ऐसा ग्रोथ में पैसे की बात करें तो वो भी है, तो पैसे को हम यहां से नहीं लगाते, नॉन लिविंग की हम बात नहीं कर रहे। लिविंग में ग्रोथ जो होती है हमेशा इरिवर्सिबल होगी। किन किन चीजों पे होगी जरा ध्यान से देखिए। ग्रोथ इज एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, या तो किसी ऑर्गन का साइज परमानेंटली इंक्रीज कर जाए, और इट्स पार्ट, या इसके पार्ट कर जाए, और इवन एन इंडिविजुअल सेल, या किसी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ही डेवलप कर जाए ज्यादा, तो क्या इसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। जनरली ग्रोथ इज अकंपनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं वो 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, यानी चीजों को तोड़ना फिर से जोड़ना, ठीक है। तो दैट अकर्स एट एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। समझ में आई? एनर्जी लगेगी इसमें। तो ये है आपकी ग्रोथ की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, यानी ग्रोथ की जो डेफिनेशन है, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, किसमें, साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। क्लियर है? ये आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी, ग्रोथ की। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ग्रोथ कैसे होती है, मेटाबॉलिक चेंज होता है, और मेटाबॉलिज्म में क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक। देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ, जो एक्सपेंशन हो रहा है, लीफ बढ़ रही है, वो भी क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, क्या आपने पानी में रखी हुई चीज, ठीक है, पानी में तुमने एक पीस ऑफ वुड डुबा दिया, पानी में जब डुबाओगे तो क्या होगा, या बरसात में आपने देखा होगा दरवाजे जो होते हैं वो फंसने लगते हैं। क्यों फंसने लगते हैं, वो फूल जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाता है। क्यों, आसपास की जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है, कौन, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है आपकी वुड, जिसकी वजह से वो फूल जाती है। तो क्या ये भी ग्रोथ है, नहीं। क्यों, गर्मी जैसे ही आएगी ये ह्यूमिडिटी फिर उड़ जाएगी, तो ये रिवर्सिबल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो यहां तक तो बात हमारी हो गई। यहां पे आते हैं, प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट होती है, ठीक है। इसको ये नहीं है कि कहीं एक जगह पे रुक जाए, कोई सीमा, चलती रहेगी, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। लेकिन हमने आपको बताया है कि कुछ जगहों पे अनलिमिटेड नहीं होती है। वो कहां पे है, वो आपको आगे मिल जाएगा। अर्लियर इन क्लास आपने स्टडी किया है कि एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम से लगातार डिवाइड होते रहता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो आपको पता ही है। फिर हमने आपको बताया था वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम अपीयर होती है। तो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये क्या है,
वैस्कुलर कैम्बियम और क्वाड कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लेटरल टिश्यूज है, ठीक है। ये वैस्कुलर कैम्बियम है, लेटरल साइड में है। ये जब डिवाइड करेगी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ हमेशा गिर्थ या थिकनेस बढ़ाती है, ठीक है। तो ये गिर्थ को बढ़ाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं? अब बात करते हैं ग्रोथ को मेजर भी किया जा सकता है। ग्रोथ को अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर करोगे? देखिए, कुछ तो आपने प्लांट्स के देखे होंगे कि प्लांट डायरेक्ट बढ़ रहा है। अब आपने कहा हाँ साहब प्लांट बढ़ रहा है, हमने देखा है प्लांट को बढ़ते हुए, ठीक। कुछ इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। ग्रोथ को देखने के लिए क्या लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल या ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। आपने सीधा सीधा माइक्रोस्कोप लगा दी, यहां प्लांट था, ठीक है, आपने यहां पे एक माइक्रोस्कोप लगा दी, ठीक है। ये स्टैंड बनाया, हम एक प्रोटोटाइप ऐसे बना दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि यही आपने स्टैंड लगा दिया। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको पता चल गया भाई हाँ यार ग्रोथ तो हुई, सिंपल सी बात थी। एक आता है इसमें आर्क और लिवर ऑक्सेनोमीटर। ये क्या होता है, आपने एक प्लांट लिया है, जैसे ये प्लांट है, और ये ऑक्सेनोमीटर कैसा है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। ग्रोथ को मेजर करने का एक तरीका बता रहे हैं। इसमें क्या करा इन्होंने, एक ऐसे आर्क शेप में यहां पॉइंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। और एक नीडल यहां पे लगी हुई है। इस नीडल, ये नीडल एक पुली से जुड़ी हुई है, और इस पुली पे ये एक वेट लटका हुआ है। ध्यान दीजिए इस पर, ठीक है। जैसे ये प्लांट बढ़ेगा, ये प्लांट जब बढ़ेगा तो ये वेट नीचे आएगा, ये वेट नीचे आएगा, ये नीडल अपने आप ऊपर जाएगी। नहीं समझे? ये नीडल इससे जुड़ी हुई है। जब ये पुली घूमेगी, ये ऐसे घूम रही है, तो नीडल जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि नीडल ऊपर की तरफ उठेगी। क्यों सर? ऐसा अरेंजमेंट किया है भाई, आपने लीवर सिस्टम नहीं पढ़ा है, लीवर्स होते हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट किया है कि जब इसको नीचे की तरफ किया तो ये ऊपर की तरफ उठेगी। यानी जितनी जितनी प्लांट में ग्रोथ होती जाएगी, ये उतनी नीचे जाती जाएगी, और ये आपका 1 2 3 आपको इंक्रीज अपने आप दिख जाएगा। इसे क्या कहते हैं, लीवर ऑक्सेनोमीटर। समझ में आ गई बात है नहीं? यस सर। तो ये होता है, ऐसे ही ऑक्सेनोमीटर होते हैं। प्लांट की ग्रोथ को पकड़ने के लिए क्यों होते हैं ऑक्सेनोमीटर। ठीक, ऐसे ही ऑटोमेटिक ऑक्सेनोमीटर आता है, वो भी सेम इसी तरीके से काम करता है। उसमें भी आर्क में कट कट लगते जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, वो भी ऐसे ही है। तो ये ग्रोथ को बढ़ाने, मतलब मेजर करने का तरीका है, मेजरेबल है ग्रोथ। यहां पे कुछ चीजें आपको दिखाई गई हैं कि ग्रोथ क्या है। प्रोटोसिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। आपको पता है कि प्रोटोप्लाज्म में तो हम देख ही नहीं सकते डायरेक्टली कि सेल का प्रोटोप्लाज्म कितना बढ़ गया। वन जनरली मेजर सम क्वांटिटी विच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, मतलब ऐसी क्वांटिटी लेंगे जो प्रोपोर्शनलिटी में बढ़े। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय वेरिंग ऑफ पैरामीटर्स। देखिए अब वो कौन कौन से पैरामीटर है जिससे ग्रोथ को मेजर किया जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ग्रोथ को मेजर करने का एक तरीका तो ये है कि या तो आप फ्रेश वेट में इंक्रीज देख लें कि कितना फ्रेश वेट बढ़ा। आलू था 2 किलो था, और फिर जब हमने तौला तो वो 5 किलो हो गया, यानी बढ़ गया। ड्राई वेट, सुखा दिया, पहले सुखाया था तो ये था, अब सुखाया तो ये हो गया, बढ़ गया। लेंथ, उसकी लंबाई बढ़ गई, जैसे कि यहां हम लेंथ को देख रहे हैं। एरिया कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम या सेल के नंबर, यानी इन पैरामीटर्स को हम लेके प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने वाले हैं, ठीक है। तो किस किस के ऊपर कर रहे हैं हम, इंक्रीज इन फ्रेश वेट या ड्राई वेट या लेंथ या एरिया या वॉल्यूम या सेल के नंबर्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? यू में अब ये देखिए एक फैक्ट इन्होंने दे दिया कि जो मेज प्लांट है उसकी जो रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। जो आपका मेज है प्लांट, उसकी जो सेल की टिप है रूट के, वो लगातार 17,500 नई सेल्स जोड़ रही है, डिवीजन कर रही है इतनी तेज। तो यानी कि हमने सेल नंबर के बेसिस पे काउंट कर लिया कि इतनी ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात, वेयर सेल्स इन अ वाटरमेलन, एक वाटरमेलन जो है उसकी सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है कितना, अप टू 3,50,000 टाइम, 3,50,000 गुना बढ़ जाता है साइज एक सेल का, ठीक है, पर आवर।
इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन केस ऑफ सेल नंबर। पहले वाले में हमने सेल को की ग्रोथ को किस पे, सेल के नंबर पे, और दूसरे वाले में हमने क्या Cell करा, volume शायद। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। यहां देखिए साइज, ड्राई वेट, ये वॉल्यूम, वही साइज या Volume, वॉल्यूम area, की length। चीज है ना। साइज ऑफ सेल हमने बढ़ा दिया, उस पे मेजर कर लिया। While the growth of pollen tube is measured in term of its length। अब क्वेश्चन यहां से आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएंगे कि पॉलिन ग्रेन की लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्योंकि ये भी कोई बात है। पॉलिन ग्रेन की लेंथ को हम, पॉलिन ग्रेन को जो हम Pollen उसकी tube। ग्रोथ को कैसे हम, तो उसकी लेंथ से, ठीक है। वाटरमेलन को हम उसके साइज से, और यहाँ पे मेज प्लांट की जो टिप है उसकी ग्रोथ को हम उसमें नंबर ऑफ सेल्स से काउंट करेंगे। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोटेड द ग्रोथ ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ। लीफ की जो ग्रोथ है उसको हम कैसे देखेंगे, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, यस सर। उससे देखेंगे। समझ में आ गई बात है नहीं। अब आती है यहाँ पे अगली बात, फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जो फेजेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि ग्रोथ में कैसी कैसी फेज होती है। ग्रोथ बेसिकली 3 फेज पे चल रही है। जो 3 फेज है मेनली वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो हमने कही मेरिस्टेमेटिक्स, यानी कि लगातार सेल डिवाइड करेंगी, नई सेल जुड़ेंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा। फिर वही जो सेल परमानेंट हो जाएंगी अब वो लंबी इलोंगेट होंगी। होंगी, और फिर वो मैच्योर होके कुछ नए ऑर्गन्स वगैरह बना देंगी, ठीक है। समझ में आई बात है नहीं? यानी कि मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैच्योरेशन, ये 3 फेजेस होंगी किसी ग्रोथ में। कोई भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसमें ये 3 फेजेस चलेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड बाय लुकिंग एट द रूट टिप। ये आपको दिख रहा है इलोंगेशन का जोन, द पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट। आप देखिए ये मैच्योरेशन वाला है, ठीक है, ये बी सी डी ये इलोंगेशन हो गया, फिर ये क्या हो गया, यहां से शुरू हो गया ऐसे, पॉलन ग्रेन है ना, तो यहां से ग्रो, तो यहां क्या होगा, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टाइप का था, लेकिन यहां पे पॉलन ग्रेन की ग्रोथ को दिखाया है, ग्रोथ के बेसिस पे। तो मेरिस्टेमेटिक तो होगा ना, क्योंकि वो तो पॉलन ग्रेन एक खुद ही सेल है, तो वह सिर्फ लंबाई है, यहाँ इलोंगेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक। समझ में आ गई बात है नहीं? सर ह्यूमंस में अगर ब्लड सेल्स सारे हटा दें तो उसके अलावा सर कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं? ब्लड सेल्स को हटाने के बाद कौन से सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं? भाई आपकी स्किन के सेल्स भी डिवाइड कर रहे हैं, स्किन लगातार डिटीरियोरेट हो रही है, नीचे से नई सेल्स बन रही हैं। हेयर तो सेल नहीं है, हेयर तो प्रोटीन है, ठीक है, तो ये स्किन में हो सकता है। बाकी और भी सेल्स आपकी डिवाइड करती हैं। सर स्किन और कौन से सेल है? स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स तो वो तो अलग चीजें हैं, आपके स्पर्म लगातार बन रहे हैं, वहां डिवीजन चल रहा है, नेल्स के हो, ठीक है। नेल्स सेल नहीं है, नेल प्रोटीन है, प्रोटीन है। काइनेटिन, हाँ। तो ये कुछ सेल्स हैं जो आपकी लगातार डिवाइड कर रही हैं। बाकी आप अगर देखिए हार्ट और नर्व को छोड़ दीजिए, बाकी सारी सेल्स डिवाइड कर ही रही हैं, ठीक है, और वो रिप्लेस कर रही हैं पुरानी सेल्स जो डेड हो जा रही है उनको भी। आइरिस वाली भी नहीं होती है डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल बात करते हैं यहाँ की। तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय लुकिंग, तो हो ही गया है, ठीक है। वो प्रोटोप्लाज्म वगैरह के बारे में उन्होंने बता दिया है। द सेल वॉल आर प्राइमरीली इन मैच्योर और थिन, ये सारी बातें उन्होंने करी, छोड़ आगे बढ़ते हैं। तो पूरा उन्होंने फेजेस के बारे में बताया, छोड़ दो। अब आते हैं ग्रोथ रेट्स के ऊपर। वैसे आपको ग्रोथ की जो फेजेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो अभी करेंगे, फेजेस के ऊपर पूरा लंबा बयान है, और उस बयान को हम लोग ग्रोथ कर्व और बाकी चीज़ों के बेसिस पे देखें। आओ अच्छा देख लेते हैं। देखिए जो हमारी ग्रोथ कर्व्स हैं, ठीक है, वहां पे हम थोड़ी सी ग्रोथ की फेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। एक जो ग्रोथ कर्व होता है, कोई भी नॉर्मली जो ग्रोथ कर्व है वो इस तरीके का होता है। किसी भी प्लांट की जो है ग्रोथ हो रही वो इस तरीके से होगी। अब इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले आती है आपकी लैग फेज, फिर आ जाती है लॉग फेज, फिर आ जाती है डिसिलरेटिंग फेज, और फिर आ जाती है स्टेशनरी फेज, ठीक है। ये डिसिलरेटिंग फेज हो गई। फिर ये आ गई स्टेशनरी फेज।
तो जो लैग फेज होती है आपकी, यहां पे क्या होता है, यहां पे स्लो होती है, इसमें ग्रोथ कैसी है, स्लो, स्लो। लॉग में फास्ट। हाँ, लॉग में देखिए अब एकदम से बढ़ गया, हाँ, तो यहां पे कैसे होती है, रैपिड होती है, और डीएक्सेलरेटिंग या तो वैसे ही रहेगा। एक्सपोनेंशियल, ठीक है। हम्म, और फिर यहां पे फिर से कम होने लगती है। स्लो हो जाएगी, अभी और वहां तो कांस्टेंट। हाँ स्टॉप, यहां ग्रोथ स्टॉप। ये आपकी फेजेस होती हैं, लैग फेज, लॉग फेज, डिसेलरेटिंग फेज और फिर स्टेशनरी फेज। ये फेजेस हैं, समझ में आई। और ये ग्रोथ कर्व है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, नो सर। ठीक है। आगे चलें, ठीक है। अब यहां ग्रोथ रेट्स की बात आ जाती है। जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर चलते हैं और ध्यान देते हैं कुछ चीजों के ऊपर। देखिए आपने अभी जो बात करी थी, दो तरीके की ग्रोथ रेट है, एक तो अर्थमेटिक है, एक ज्योमेट्रिक है। जब हम शुरुआत कर रहे थे लेक्चर की तो हमने आपको बताया था कि हमारी सेल्स हैं, एक प्लांट है उस जाइगोट से शुरू हुआ है बनना, यही तो बात शुरू करी थी हमने। इस जाइगोट में लगातार डिवीजन शुरू हुए, जब लगातार डिवीजन शुरू हुए तो इसमें नई सेल्स जुड़ना शुरू हो जाएंगी। मसला यहां आ जाता है दो तरीके का। ये जो नई सेल हैं इसमें दो तरीके की ग्रोथ ये हो सकती है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। या तो हर सेल के अंदर प्रॉपर्टी है कि वो डिवाइड कर देगा, ये ब्लू ब्लू, ये सारी सेल डिवाइड कर रही हैं। जो ब्लू डार्क ब्लू कलर है ये सारी सेल्स के अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी शो कर है। लेकिन अर्थमेटिक वाले में क्या होता है, ये तो डार्क ब्लू रहेगी और यहां पे थोड़ा व्हाइटनेस आ जाएगी। यानी जो व्हाइट हो गई है वो कैसी हो गई है, ये परमानेंट हो गई। यहां ये सारी की सारी कैसी हैं, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं। Yes. एक तो परमानेंट हो गई, वो अलग हो गई। अब फिर ये ब्लू वाली ने फिर से डिवाइड किया और फिर इसको परमानेंट कर दिया, फिर ये वाली अगली, फिर ये डिवीजन, यानी डिवीजन सिर्फ एक सेल शो कर रही है, बाकी सारी सेल कैसी हो गई है, परमानेंट। और यहां क्या हो रहा है, सारी सेल डिवीजन शो कर रही है। हाँ, अगर इस तरीके की ग्रोथ हो रही है जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, अगर इस तरीके की ग्रोथ हो रही है इसे कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। बोलो कोई दिक्कत नो नहीं। सर। नहीं। आइए इसको देखिए, यहां पे इन्होंने जाइगोट के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है, ज्योमेट्रिक फेज और अर्थमेटिक फेज। जाइगोट जब डिवाइड करता है शुरुआत में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक हाँ। स्टेज। 2 सेल, 3 सेल, हाँ, 4 सेल, ब्लास्टुला 8 सेल, था, क्वाड्रेंट, ब्लास्टुला। हाँ ये अलग अलग सेल्स आ जाती हैं। ब्लास्टुला नहीं आई है, वो आपका ह्यूमन में चले जाएंगे। अच्छा, sorry। यहाँ 2 सेल 3 सेल वाला है कॉन्सेप्ट, प्लांट का रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो ये आपको बता दिया डार्क ब्लू जो है वो कैपेबल है डिवीजन, यानी ये सब मेरिस्टेमेटिक है। अब यहाँ देखिए ये इतनी ही मेरिस्टेमेटिक रह गई, बाकी सब कैसी हो गई, परमानेंट। Permanent। समझ में आ गई बात या नहीं। उन्होंने डिवीजन की कैपेसिटी खो दी, यानी यहाँ से अर्थमेटिक ग्रोथ चालू हो गई। यानी प्लांट का एक जब पर्टिकुलर फेज आ जाती है उसके बाद वो अर्थमेटिक की तरफ बढ़ जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। नो सर। अब यहाँ पे ग्रोथ रेट देखिए, ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक कैसे होगी, आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू इन्होंने दिखाने की कोशिश की। अगर बात करी जाए अर्थमेटिक ग्रोथ की, फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, और दूसरी वाली डिफरेंशिएट करेगी और मैच्योर करेगी। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है ये, इस तरीके से चलेगी और ये चलती है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहां R क्या है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम या ग्रोथ रेट, ठीक है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। L जो है L0 है, यानी वो जब टाइम 0 था, यानी जब से हमने देखना शुरू करा किसी प्लांट को तब वो L0 हो गई, और LT वो टाइम जब कुछ टाइम बाद की बात हो रही है, और यहाँ T क्या है, टाइम है। क्लियर, यस सर। कोई दिक्कत इसमें। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व आ जाएगा अर्थमेटिक ग्रोथ में। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। अगर यहाँ पे हर सेल डिवाइड करती चली जाए, लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंस ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ये आपको देखिए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में देखने को मिलेगा। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होगा, आप देखिए लैग फेज आएगी सबसे पहले, यहाँ पे देखिए
ये हमने अभी आपको फेजेस तो बता ही दिए। इनिशियल ग्रोथ कैसी होगी, स्लो होगी, लैग फेज आएगी, फिर इंक्रीज होगा रैपिडली, तब उसे लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहेंगे, जहां पे प्रोजेनी सेल्स जो है माइटोटिक सेल डिवीजन अचानक से तेज हो जाए। भाई अभी एक सेल थी, जब उससे डिवाइड होगा तो 2 बनेगी, लेकिन जब 2 और डिवाइड करेंगी तो फिर तो 4 बनेगी, Yes, sir. और फिर जब 4 डिवाइड करेंगी तो 8 बनेगी, तो एकदम से तेजी आ जाएगी इसमें। आज की बात 16। हाँ, तो वो तो बहुत तेज, तो सिग्मोइड कर्व होता है। कैसा कर्व है ये? Sigmoid. इसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं। ठीक है, अ सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको बताया भी है हमने इकोलॉजी में, ये सिग्मोइड कर्व होता है। इसके बाद जब जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, हाँ, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो फूड की शॉर्टेज हो जाती है, अपने आप ये एसिम्प्टोट हो जाता है, सीधा चला जाता है। वही चीज यहाँ आ जाएगी, टिपिकल सेल टिश्यू में भी ऐसे ही हो। तो W1 इज इक्वल टू W0 e टू द पावर RT, ये इस पे चलेगा। W1 क्या है? ये फाइनल साइज है, वेट, लेंथ, नंबर जो भी है, हम जिस बेसिस, अभी हमने आपको बताया ना किस बेसिस पे कर सकते हैं। सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, ट्राई वेट बढ़ेगा, लेंथ बढ़ सकती है, यस। तो ये सारी चीजों पे तो उसको लिया W1 से। W0 है इनिशियली जो हमने उसका पैरामीटर लिया इनिशियल, और R क्या है? इसकी ग्रोथ रेट है, T है टाइम, E क्या है? नेचुरल लॉगरिथम रहता है E, लॉग बेस E, आप जो देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम में, ठीक है। R होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट है, इट इज आल्सो मेजर्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। ये क्या है? ये एबिलिटी है कि कितना ये न्यू प्लांट मटेरियल को बना, रेट है ना, ग्रोथ रेट, यानी किस रेट से काम कर रहा है। ठीक, चलिए यहां आपको 2 लीफ दी हुई है, इनको जरा आप देखिए और बताइए जरा कौन सी लीफ जो है उसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है। आप अगर इस लीफ को देखेंगे और इस लीफ को, लीफ में हमने आपको क्या बताया, एरिया से हम लोग लेते हैं। तो उसमें आप और देखिए रिलेटिव लीजिएगा, रिलेटिव लीजिएगा। तो छोटी वाली में ज्यादा हो रही है, बड़ी वाली इक्वल है। कोई कह रहा है इक्वल है, 3 लोग 3 आंसर, कोई कह रहा है इक्वल है, कोई कह रहा है छोटी वाली, कोई कह रहा है बड़ी वाली। सर बड़ी वाली, छोटी वाली आप जरा ध्यान से देखिए, ये इसकी double- 5 सेंटीमीटर थी, डबल हो जा रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका था 5 सेंटीमीटर। ये जब उतने ही टाइम में दोनों को लिया गया सेम टाइम में, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, डबल हो गई। ये 50 सेंटीमीटर थी, उससे सिर्फ 55 बढ़ी। तो बताइए किसका ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ? ये तो डबल हो गई ना। एरिया ऑफ लीफ यहां इंक्रीज करा है डबल, और यहां बहुत ही कम इंक्रीज करा है, मानिए इसका 10% ही इंक्रीज करा है। 5 ही तो जुड़ा है, 50 का 10% ही तो इंक्रीज करा है। समझ में आई बात या नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? तो यहां पे ग्रोथ स्लो चल रही है, यहां ग्रोथ फास्ट चल रही है। क्लियर है? उतने ही टाइम में। तो ये बात आपको यहां से देखने को मिल जाती है। तो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन 2 वेज। 2 तरीके से क्वांटिटेटिव कंपैरिजन हम कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। आपने क्या कहा? टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यानी कि हमने कहा कि टोटल ग्रोथ कितनी हुई, इसे क्या कहती है हमने? एब्सोल्यूट। जो अभी ऊपर की बात हम लोगों ने करी ये एब्सोल्यूट थी। और दूसरा क्या है? द ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन अ कॉमन बेसिस। जैसे कैसे? पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट, यानी इनिशियल पैरामीटर को देखते हुए आप अगर ऐसे देखो तो यहां पे अगर आप देखिए फिगर जो ऊपर दिखाई गई है उसमें 2 लीव्स हैं, A and B are drawn that are different side but shows absolute increase in area of given time to give leaves A1 and B1. However, one of them shows much higher relative growth rate. देखिए यहां ये वाली रिलेटिव ग्रोथ रेट थी और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में तो ये ज्यादा है, लेकिन ग्रोथ रेट में ये ज्यादा है। समझ में आई बात या नहीं? तो ये बात करी जा रही है यहां पे, यानी इनिशियल पैरामीटर को देखते हुए फाइनल की तरफ जाएंगे तो वो रिलेटिव ग्रोथ रेट कहलाएगी। और एक हमने कह दिया डायरेक्ट फाइनल वाले पे देखो, शुरुआत की बात ही ना करो, तो वो क्या है? एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। आते हैं कंडीशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं? देखिए किसी भी चीज के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे आपकी ग्रोथ के लिए ही बहुत सारी कंडीशन है कि आपने हॉर्लिक्स पिया है या नहीं पिया है, दूध पी रहे हैं या नहीं पी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। तो यहां पे बात आती है
ऑक्सीजन हो सकता है, वाटर हो सकता है, nutrients. न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये तो मेन चीज है ही। द प्लांट सेल ग्रोथ इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट व्हिच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर, ठीक है। और टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प्स एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ। टर्जिडिटी भी, वाटर तो जरूरी है लेकिन उसके लिए टर्जिडिटी, वाटर करता क्या है, किसी में टर्जिडिटी फुला देता है। अब एक सेल श्रिंक बैठी हुई पानी उतना ही है, एक सेल उतने ही पानी में फूली बैठी हुई है, तो वो तो बड़ी लगेगी क्योंकि उसका साइज बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये एक्सटेंशन करेगा। दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इनिशियली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस। पहले तो पानी की बात कर ली, समझ में आई। वाटर आल्सो प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। वाटर से और क्या होता है, मीडियम है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। भाई पानी में ही तो सारा काम हो रहा है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। दूसरा है ऑक्सीजन हेल्प करेगा मेटाबॉलिक, अभी हमने बताया कि परमानेंट इंक्रीज है और मेटाबॉलिक यानी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, एनर्जी जब तक एनर्जी लगेगी तो उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपको एनर्जी देगा। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स भी दो तरीके के होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्रो बड़े, माइक्रो छोटे, उसमें ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट शायद वो होते हैं मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयरन और निकल, मन बी गुजनमो कल्फेनी, ठीक है। सर। तो ये आपके मैक्रो, ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 17 टोटल आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो को मिला के टोटल 17 न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो, फिलहाल ये अब सिलेबस से हमारे हट चुका है, ठीक है। उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो कार्बन वो है, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूट्रिएंट्स की बात चल रही है, ठीक है। 17 मैक्रो और माइक्रो को मिला के हैं टोटल, जिसमें हमने इसे याद करने मन बी कू जन मो कल्फेनी, इस तरीके से याद करा था हमने इसको। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा CHONPK CASMG, CHONPK CASMG, ये आपके माइक्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। ये आपके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHONPK CASMG, ठीक। ये आपके मैक्रो और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक। तो ये इस तरीके से क्या करना है आपको, फिलहाल ये 17 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है, आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब इसमें कुछ के कम हो जाता है, ये पिछले चैप्टर में था जो कि हटा दिया गया, मिनरल न्यूट्रिएंट्स चैप्टर ही था जिसे कट कर दिया गया, तो ये उन्हीं का हमने आपको थोड़ा सा बता दिया। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर। आप देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर भी तो चाहिए, देखिए एंजाइम को हाँ फंक्शन करने के लिए आपको चाहिए, ठीक है। तो एनवायरमेंटल सिग्नल्स सच एज लाइट, ग्रेविटी आर आल्सो इफेक्ट। तो ये इतनी सारी चीजें चाहिए हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कंडीशंस। तो न्यूट्रिएंट हो गए, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया। अदर फैक्टर्स में आ जाता है सॉल्ट्स, मिनरल डिफिशियंसी, स्ट्रेस फैक्टर, ये भी होते हैं। तो इतने फैक्टर समझ आ गए। आप एक लिस्ट चाहिएगा तो यहाँ बना लीजिएगा, सीधा सीधा लिख लीजिएगा। पहला कौन सा हो गया, न्यूट्रिएंट, दूसरा वाटर, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा लाइट, पांचवा टेम्परेचर, ग्रेविटी और कुछ अदर फैक्टर्स में जैसे आपने कह दिया सॉल्ट्स, मिनरल डिफिशियंसीज और स्ट्रेस फैक्टर्स। एक्टिविटीज भी तो हेल्प करती हैं। एंजाइम एक्टिविटी इसी में आ जाएगा ना, टेम्परेचर से, ठीक है। ये आपके कंडीशंस हो गई। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया है। हाँ सर। कोई दिक्कत? डेवलपमेंट। अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर, यहां से काम हमारा असली शुरू होने वाला। डेवलपमेंट टर्म जो है इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब क्या हो गया, जब बुढ़ापा आ गया, जीर्णावस्था हिंदी में कहते हैं। बुढ़ा गए बस, हम मरने से 2 कदम पहले रह गए हैं, कब्र में टांग जो है वो लटक गई है, उसे कहते हैं सेनिसेंस। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया था भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया था, इसी डायग्राम से ही उन्होंने क्वेश्चन उठा लिया था। देखिए मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसमें
प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई यानी प्रोटोप्लाज्म इसका बढ़ा, और प्रोटोप्लाज्म बढ़ने के बाद या तो यहाँ सेल डिवीजन होगा फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, या डिफरेंशिएशन होकर ये परमानेंट सेल की तरफ जाएगा, और परमानेंट सेल में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, फिर उसमें मैच्योरेशन होगा, और जो मैच्योर सेल है अब वो मरने की कगार पे आ गई, और जब मरने के कगार पे आ गई फिर उसके बाद फिर वो मर गई। नहीं समझे बात? ये इस तरीके से पूरा एक फेज है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस प्लांट सेल के। ठीक है, आ जाते हैं यहीं पे एक टर्म आता है प्लास्टिसिटी, नीट का क्वेश्चन इसके ऊपर आया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए जैसे आप हैं, आप क्या करते हो, अलग अलग माहौल में रहना सीख जाते हो। जो लोग अमेरिका में पढ़ रहे हैं वो अमेरिकन स्टाइल से पढ़ना सीख गए, जो इंडिया में है वो इंडियन कल्चर के स्टाइल से सीख गए, जो किसी स्लम एरिया वाले बच्चे हैं वो स्लम एरिया के स्टाइल में रहना सीख गए। आप लोग स्लम एरिया में नहीं रह सक पा रहे हो, वो आराम से वो बदबू में भी सरवाइव कर रहे हो, मजे से जी रहे हैं और गली बॉय बना रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने उन चीजों को अडाप्ट नहीं किया है। आप अपने लेवल पे अडाप्ट कर रहे हो, वो अपने लेवल पे अडाप्ट कर रहे हैं। जो लोग एस्किमोस वगैरह हैं जो वहां रह रहे हैं ठंडे इलाकों में, उन्हें तो ठंड नहीं लग रही, उनको तो जुकाम नहीं हो रहा, और आपको जरा सी भी ठंड होती है आपको जुकाम हो जाता है। वो 35 और 30 माइनस के 35 डिग्री में भी आराम से सरवाइव कर रहे हैं बैठ के। कैसे कर रहे होंगे वो? डेवलप कर लेती है उन्होंने, हाँ, बॉडी ने अडेप्ट करा। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट भी अडेप्ट कर लेते हैं अपने एनवायरनमेंट को, उसी कंडीशन कहते हैं प्लास्टिसिटी। देखिए, प्लांट्स follow different pathways in response to environment or phases of life from different kind of structure। अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट जैसा था उस तरीके के उन्होंने स्ट्रक्चर्स बना लिए, अडेप्ट कर लिया, और उसी अडेप्टेबिलिटी को क्या कहते हैं हम? प्लास्टिसिटी कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा है हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर और लार्जस्पर। जो लार्जस्पर है, कॉटन है, कोरिएंडर है, आप इनको ध्यान से देखिए, यहां पे बने हुए हैं, आप ध्यान से देखिए। हेट्रोफिली ए में दिख रहा है लार्जस्पर और बी में है बटरकप, आप ध्यान से देखिए। ये जुवेनाइल था, ये एडल्ट हो गया। जुवेनाइल में देखिए यहां कम था और यहां देखिए ज्यादा कटा पिटा है। यहां टेरेस्ट्रियल हैबिटेट था और यहां वाटर हैबिटेट है। ये बटर का प्लांट है, अगर ये जमीन पे था तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या बन गया है, कोरिएंडर बन गया, धनिया जैसा पत्ती, और जब यहां गया तो धनिया आ गया पानी के अंदर। समझ में आई बात या नहीं? यानी उन्होंने अपने शेप को ही बदल दिया, अडेप्ट कर लिया, और इस अडेप्टेबिलिटी को क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट की वजह से। यही प्लास्टिसिटी। क्लियर है? यस सर। किस में देखने को मिल रही है? हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर और लार्जस्पर। इन सच प्लांट्स, ध्यान से पढ़ लीजिए, इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज ऑफ द मैच्योर। जुवेनाइल प्लांट में लीफ का शेप और मैच्योर प्लांट में अलग अलग हो जाता है। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट फेजेस ऑफ लीव्स प्रोड्यूस in air and those produced in water, buttercup also represents the heterophilous development due to environment. This phenomena of heterophilia is example of plasticity. जो heterophilia का phenomena है वो क्या है? Plasticity है। Clear है? बहुत important, the most important, अगर क्वेश्चन यहाँ से उठेगा इस बार तो जरूर उठेगा इससे, ठीक है? आगे आते हैं, और इसके एग्जांपल्स यहाँ जरूर देख लीजिएगा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और वाटर हैबिटेट में अलग अलग कर रहा है। आगे आते हैं, देखिए, growth, differentiation and development are very close related events in the plant. Broadly, development is considered as the sum। देखिए, अब यहाँ पे डेवलपमेंट की कंडीशन देखिए, उन्होंने बदल दी डेफिनेशन। डेवलपमेंट को कंसीडर किया गया है एज अ सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को मिला के हम क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है? डेवलपमेंट इन प्लांट्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। फॉर्मर इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेलुलर, जैसे कि आपने जेनेटिक कहा, इंट्रिंसिक फैक्टर में, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आपके आ जाते हैं केमिकल्स सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, व्हाइल द लेटर इंक्लूड्स लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। समझ में आ गई बात या नहीं? अब आ जाते हैं यहीं पे अगली चीज के ऊपर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात हम लोगों ने कर ली है, इसमें तो हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं। Yes, sir. नेक्स्ट वीडियो में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ऊपर चर्चा करेंगे।